हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एल्गीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इसी क्रम में इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। यहाँ पर भी हम एल्गीज़ में जो जनरल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल एल्गीज़ में कितने प्रकार का जनन पाया जाता है, वो किन किन मेथड्स के द्वारा होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एल्गीज़ में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आप देख रहे हैं कि जो एल्गीज़ होते हैं उनमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जिनको हिंदी में कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन कहते हैं। इनमें से एक एक को अभी स्टडी करेंगे कि वेजिटेटिव में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल में कौन से और सेक्सुअल में कौन से। तो पहले लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सबसे सरल प्रकार का जनन होता है जो एल्गीज में पाया जाता है, और इनमें आमतौर पर देखा जाता है कि जो थैलस है उसका कोई भी भाग अलग होकर उससे एक नए पादप का निर्माण कर सकता है। आमतौर पर ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का निर्माण नहीं होता और ना ही इनमें पीढ़ी एकांतरण जैसा कुछ पाया जाता है। तो इसमें तो जनरली आमतौर पर थैलस का ही कोई कायिक भाग पूरे प्लांट का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है, और ये एल्गीज में पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा मेथड होता है। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इसकी, वो हैं एक एक करके आपके सामने। पहला, सेल डिवीजन और फिजन। नाम से पता चल रहा है इसमें जो एक सेल होती है जिसको मदर सेल कह सकते हैं, वो डिवाइड होकर दो सेल में बट जाती है, जिसको बाइनरी फिजन भी कहते हैं। माइटोटिकली दो डॉटर सेल्स में बढ़ जाती है, और जो दोनों डॉटर सेल्स बनती हैं वो आगे डेवलप होकर नए प्लांट को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से एक एल्गी सेल डिवाइड होकर दो नए प्लांट को इन जनरल सिंपली जन्म दे सकती है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। ये भी बहुत कॉमन सा मेथड है जो एल्गी में पाया जाता है। जो एल्गी का थैलस होता है वो किसी भी प्रकार से कई सारे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पूरे की पूरे प्लांट को जन्म देने में सक्षम होते हैं, अर्थात प्रत्येक टुकड़े से, प्रत्येक खंड से एक नया एल्गी डेवलप हो जाता है। और अनेक शैवाल या एल्गीज ऐसे होते हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन से कायिक जनन पाया जाता है, जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, जिग्मिना एक्सेट्रा। इस प्रकार से कई सारे शैवाल में फ्रेगमेंटेशन से भी कायिक जनन होता है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है हार्मोगोनिया या बाई हार्मोगोन्स। ये भी एक प्रकार का कॉमन सा मेथड है, लेकिन इसके द्वारा जो जनन होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। आमतौर पर अनुकूल परिस्थितियों में हार्मोगोनिया नहीं बनते, हार्मोगोन्स नहीं बनते। प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं तो क्या होता है कि इसमें इसका जो थैलस है वो बीच बीच में से, जहाँ पर सीथ पाई जाती है, उसमें से टूटकर कई खंड बनाता है, और ये जो खंड इस प्रकार से बनते हैं उन्हें हार्मोगोन्स कहते हैं। और ये हार्मोगोन्स जो होते हैं वो एक एक हार्मोगोन एक नए थैलस को जन्म दे सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में जिन स्ट्रक्चर्स के द्वारा यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो कि थैलस के ही कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको ही हार्मोगोन्स कहते हैं। और ये हार्मोगोन्स नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा इन शैवालों में प्राय अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये तीसरा जो कायिक जनन का मेथड हुआ वो है हार्मोगोनिया। अगला है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेज। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनमें एडवेंटिशियस ब्रांचेज बनती हैं। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेज जैसे ही मेन प्लांट बॉडी से अलग होती हैं और उससे अलग होने के बाद ये एक नए प्लांट को जन्म दे सकती हैं, और डिक्टियोटा में ये आप आसानी से देख सकते हैं। एक है बल्बिल्स, एक और मेथड है अलैंगिक जनन का जिसे कहा जाता है बल्बिल्स। कारा में ये आमतौर पर आपको इजीली देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो राइजर्स होते हैं उन पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स उत्पन्न होती हैं। कारा के राइजर्स पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स उत्पन्न होती हैं जिन्हें बल्बिल्स कहा जाता है, और ये बल्बिल्स जो मेन प्लांट है, मदर प्लांट है, उससे अलग होकर नए प्लांट को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से एक अलैंगिक जनन का मेथड बल्बिल्स के द्वारा भी होता है। तो ये 5 प्रमुख विधियां आपने देखी अलैंगिक जनन की। इसके बाद अब एक और मेथड है एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स वास्तव में ये भी
आपको कारा में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। एमाइलम स्टार्स भी, कारा का जो प्लांट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लांट है, उसमें मैक्सिमम मेथड्स जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो एमाइलम स्टार्स से कायिक जनन होता है ये भी कारा में आप नोटिस कर सकते हैं। कारा पादप की जो बेसल नोड्स होती हैं उसकी सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। बेसल नोड्स डिवाइड होकर स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनमें स्टार्च भरा रहता है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें स्टार्च भरा रहता है, इन्हें एमाइलम स्टार्स कहते हैं। और ये एमाइलम स्टार्स नामक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेन प्लांट से अलग होकर नए कारा प्लांट को बना देती है, नए कारा पादप को जन्म देती हैं। इस प्रकार से एक मेथड हुआ ये एमाइलम स्टार। एक है बडिंग, ये बहुत कॉमन मेथड है जो आपको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, कुछ आउटग्रोथ्स उत्पन्न होती हैं, जो प्लांट होते हैं उनकी प्लांट बॉडी से कुछ आउटग्रोथ उत्पन्न होती हैं जो सिंगल भी हो सकते हैं और सीरीज भी हो सकती हैं। ऐसी आउटग्रोथ्स को बड कहते हैं और ये बड मेन प्लांट से अलग होने के बाद एक पूरे नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो इस प्रकार से कई मेथड्स हैं जिनके द्वारा एल्गीज में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो डिफरेंट प्लांट में ये मेथड अलग अलग हो सकते हैं, कुछ प्लांट में कम, कुछ में ज़्यादा, लेकिन ये ही मेथड्स हैं जो सभी एल्गीज में कायिक जनन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये हुआ आपका एक विधि जनन की जिसको हमने नाम दिया था कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस डायग्राम में आप कुछ मेथड्स को देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप एमाइलम स्टार्स भी देख रहे हैं, इसके अलावा बाइनरी फ्यूजन भी देख रहे हैं और बल्बिल्स वगैरह भी देख रहे हैं। ये आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन भी जनन की एक सामान्य विधि है। ये बेसिकली स्पोर्स के द्वारा संपन्न होता है। ये जिन संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है उन्हें स्पोर्स कहते हैं और ये स्पोर्स जो होते हैं उनका निर्माण बेसिकली स्पोरेंजियम में होता है। ये अलग बात है कि स्पोरेंजियम में स्पोर्स सिंगल भी डेवलप हो सकता है और ये एक से अधिक भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम में एक या एक से अधिक डेवलप होते हैं। दूसरी बात, ये जो स्पोर्स जिनके द्वारा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, अर्थात उन पर फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। और यहाँ पर भी देयर इज़ नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पर भी कोई भी पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। जिस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये नहीं होता, सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं होता। ऐसे कौन कौन से स्पोर्स हैं, मैंने आपको बताया कि अलैंगिक जनन जो है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। तो ऐसे कौन कौन से स्पोर्स हैं जो एल्गीज में बनते हैं और उनके द्वारा ये जनन क्रिया संपन्न होती है, उनको एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। पहला है जू स्पोर्स, जिनको हिंदी में चल बीजाणु कहा जाता है। इनके नाम से पता चल रहा है कि इन पर फ्लैजिला पाई जाती हैं। ऐसे स्पोर्स जिन पर फ्लैजिला पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकते हैं। अब मूवमेंट कर सकते हैं तो ये भी आपको समझ में लेना है कि आमतौर पर ये उन एल्गीज में बनते हैं जो पूरी तरह से हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जलीय शैवाल होते हैं, उनमें ही जू स्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये जू स्पोर्स जू स्पोरेंजियम नामक स्ट्रक्चर में बनते हैं और इन पर इनकी जो संख्या है या इन पर पाई जाने वाली जो फ्लैजिला की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। किसी में 2 फ्लैजिला, किसी में 4, किसी में और अधिक फ्लैजिला हो सकती हैं। स्क्रीन पर आप इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जिनमें 2 फ्लैजिला भी हैं, 4 फ्लैजिला भी हैं, अधिक भी हैं और एक मल्टी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के रूप में आप बाउचेरिया का एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पर कई सारे फ्लैजिला उस पर पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे स्पोर्स जो फ्लैजिलेटेड होते हैं अर्थात मूवमेंट कर सकते हैं उनको जू स्पोर्स कहा जाता है। ये जो जू स्पोर्स होते हैं प्रत्येक जू स्पोर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एक आई स्पॉट भी इसमें मिलता है। जू स्पोर्स में भी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। निर्माण जो होता है मैंने आपको बताया ही था, बेसिकली जू स्पोरेंजियम में जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कई खंडों में विभाजित हो सकता है और प्रत्येक खंड आगे डेवलप होकर एक स्पोर को जन्म देता है। जैसे ही उसमें फ्लैजिला डेवलप हो जाती हैं तो इनका निर्माण हो जाता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जू स्पोरेंजियम में एक या 2 तरीके से स्प्लिटिंग होती है। वो जू स्पोरेंजियम टूटती है या उसके मुख पर एक छिद्र बनता है, उस छिद्र से होकर ये बाहर लिबरेट हो जाते हैं, पानी में, जल में लिबरेट होते हैं। और जैसे ये लिबरेट होते हैं कुछ समय तक वाटर सरफेस पर तैरते हैं। कुछ समय तैरने के बाद
इनकी जो फ्लैजिला होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। इसके बाद ये आधार से चिपक जाते हैं, फिर इनमें डिविजन्स होते हैं और इसके बाद प्रत्येक जूस्पोर आगे एक नए एल्गी को जन्म देता है। इस प्रकार से जूस्पोर्स के द्वारा एल्गीज में अलैंगिक जनन होता है। दूसरा जो स्पोर्स हैं वो हैं एप्लेनोस्पोर्स। इनको अचल बीजाणु भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एप्लेनोस्पोर्स यानी अचल बीजाणु, तो इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती। ये जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने की वजह है कि इनमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होती। आमतौर पर इसी वजह से बस एक ही विशेष अंतर तो ये है इनमें कि इनमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होती, और ये स्पोरेंजियम में जो डेवलप होते हैं प्राय अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं। और विशेष तौर पर ऐसे एल्गीज में पाए जाते हैं जो सतही शैवाल होते हैं, जो आमतौर पर या उन जलीय शैवालों में पाए जाते हैं। जैसे ही जल स्रोत सूखने लगता है, पानी सूखने लगता है, तो उसको भी अनफेवरेबल कंडीशन कहेंगे। अगर कोई हाइड्रोफाइटिक एल्गी है और वो जल में रहता है, तो जैसे ही वाटर सोर्सेज में पानी सूखने लगता है तो वो उनके लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में वो जूस्पोर्स ना बनाकर एप्लेनोस्पोर्स बनाते हैं, और ये एप्लेनोस्पोर्स यूलोथ्रिक्स वगैरह जो एल्गीज हैं उनमें आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं या तो वो स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट होना प्रारंभ हो जाते हैं, या जैसे ही स्पोरेंजियम से लिबरेट होते हैं उसके बाद ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर नए एल्गीज को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन के दूसरे जो स्पोर्स हैं वो हैं एप्लेनोस्पोर्स, जिनको नॉन मोटाइल स्पोर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्लैजिला इनमें नहीं पाई जाती। इसके अलावा कुछ ऐसे एप्लेनोस्पोर्स भी होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अपने चारों ओर एक मोटी बॉल बना लेते हैं, अपने चारों ओर एक मोटी बॉल बना लेते हैं तथा इनके अंदर जो होता है वो रिजर्व फूड रहता है। इस प्रकार के एप्लेनोस्पोर्स जिनके ऊपर तो मोटी बॉल होती है और अंदर खाद्य संग्रहित रहता है, उन्हें हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। ये एक प्रकार के एप्लेनोस्पोर्स ही हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर हिप्नोस्पोर्स। तो ये जो हिप्नोस्पोर्स हैं ये भी इस प्रकार के जनन में सहायक होते हैं, और जैसे ही ये अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर इनकी जो वॉल है वो ब्रेक होती है और इससे फिर नए एल्गीज का जन्म होता है। तो हिप्नोस्पोर्स के द्वारा भी, हिप्नोस्पोर्स यहाँ पर अलग से नहीं लिखा, अलग से लिख सकते थे, लेकिन ये है क्योंकि एप्लेनोस्पोर्स थी इसलिए यहाँ पर इसी के अंतर्गत हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो हिप्नोस्पोर्स भी एल्गीज में अलैंगिक जनन का एक माध्यम होते हैं। इसके अलावा एक हैं टेट्रास्पोर्स। ये प्राय डिप्लॉयड प्लांट्स में, जो डिप्लॉयड एल्गीज होते हैं उनमें ये प्रोड्यूस होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के एप्लेनोस्पोर्स हैं जो टेट्रास्पोरेंजियम नामक संरचना में बनते हैं। टेट्रास्पोरेंजियम में एक विशेष प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जिनको टेट्रास्पोर्स कहा जाता है, और ये जिन एल्गीज में बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ये विशेष तौर पर माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म होते हैं। क्योंकि डिप्लॉयड एल्गी की बात मैं कर रहा हूँ तो उनका जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड होता है। जब उस न्यूक्लियस में मियोसिस होता है, मियोसिस जब होता है उनमें, तो मियोसिस के द्वारा 4 स्पोर्स बनते हैं और चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं। ये जो 4 स्पोर्स बनते हैं इन्हीं को टेट्रास्पोर कहते हैं, और जिस स्पोरेंजियम में बनते हैं इनके नाम के आधार पर उसे टेट्रास्पोरेंजिया कहा जाता है। और ये उस स्पोरेंजियम से लिबरेट होने के बाद प्रत्येक स्पोर से एक नया एल्गी डेवलप हो सकता है। इस प्रकार से टेट्रास्पोर्स भी एल्गीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया है अकाइनीट। ये भी अलैंगिक जनन का एक माध्यम है। अकाइनीट्स आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एज मेथड ऑफ पेरिनेशन। तो आमतौर पर जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं या फिर जो एक अनफेवरेबल पीरियड होता है उसको निकालने के लिए भी इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। ये जो अकाइनिट्स होती हैं वो थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं, एप्लेनोस्पोर्स की ही तरह, एप्लेनोस्पोर्स की तरह थिक वॉल्ड और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये बाद में रिलीज होने के बाद इनसे भी नए एल्गीज का निर्माण होता है। एनाबीना यहाँ इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर्स हैं, एक और प्रकार के स्पोर्स हैं जो हैं
एक्सोस्पोर्स। सिमिलरली एक प्रकार के और स्पोर्स हैं वो एंडोस्पोर्स। तो ये कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं इन एल्गीज में पाई जाती हैं जिनसे अलैंगिक जनन होता है। तो एक अगर इसकी बात करें हम एक्सोस्पोर्स की, इन सम एल्गीज spores are regularly cut off at the exposed distal end of the protoplast in basipetal succession called exospores। तो इसमें आमतौर पर जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका अग्रभाग कट ऑफ होकर छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करता रहता है। ऊपर का भाग कट ऑफ होकर प्रोटोप्लास्ट का वो छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करता रहता है। क्योंकि ये बाहर की तरफ बनते हैं इसलिए इनको एक्सोस्पोर्स कहा जाता है और ये बेसिपिटल सक्सेशन में बनते हैं। ये स्पोर्स भी आगे डेवलप होकर नए एल्गीज को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से एक्सोस्पोर्स भी एल्गीज में अलैंगिक जनन का साधन होते हैं। और इसमें एक है एंडोस्पोर्स। दीज आर स्मॉल स्पोर्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ द मदर प्रोटोप्लास्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, जो मदर प्रोटोप्लास्ट होता है उसके डिवीजन से ही इनका निर्माण भी होता है। स्मॉल होते हैं क्योंकि ये अंदर की साइड बनते हैं सेल में, इसलिए इनको एंडोस्पोर्स कहा जाता है। इनको कॉनिडिया और गोनिडिया भी कहते हैं। आगे जब आप प्लांट स्टडी करेंगे एल्गीज के तो वहाँ पर ये दोनों नाम आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, कॉनिडिया भी और गोनिडिया, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे। तो ये कॉनिडिया और गोनिडिया जो नाम है वो वास्तव में एंडोस्पोर्स का ही है। दे आर सेट फ्री आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मदर वॉल। जैसे ही मातृकोशिका भित्ति घुल जाती है ये फ्री हो जाते हैं और प्रत्येक से इनसे एक नए एल्गीज का जन्म होता है। इस प्रकार से एंडोस्पोर्स के द्वारा भी एल्गीज में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह ही यहाँ पर कई प्रकार ऐसे हैं जिनके द्वारा, कई साधन ऐसे हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन भी इनमें संपन्न होता है। इसके बाद अब आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि तीसरा और सबसे विकसित प्रकार का जनन होता है एल्गीज में। ऑल एल्गी एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ साइनोफाइसी। केवल साइनोफाइसी के अलावा लगभग सभी एल्गीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली गैमीट्स के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। वो गैमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट आगे डेवलप होकर नए प्लांट को जन्म देता है। तो यहाँ पर गैमीट्स के द्वारा ये जनन संपन्न होता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा संपन्न हो रहा था, वैसे ही ये गैमीट्स के द्वारा संपन्न होता है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ द फॉलोइंग 5 टाइप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जो एल्गीज हैं उनमें 5 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं वो आप देखेंगे। एक पहला प्रकार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जिसे स्वयुग्मन भी कहा जाता है। इन ऑटोगेमी 2 गैमीट्स ऑफ सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। यहाँ पर एक ही सेल के 2 गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। एक ही सेल में बनने वाले 2 गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल के दोनों गैमीट्स होते हैं इसीलिए यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, अर्थात कोई नए लक्षणों की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं होती। और डाइटम्स में इस प्रकार का जो जनन है वो देखने को मिलता है, ऑटोगेमी। दूसरा है आपका यहाँ पर होलोगेमी। होलोगेमी में 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट्स यूज होते हैं। इन होलोगेमी द यूनिसेलुलर थैलस ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स बिहेव एज गैमीट्स डायरेक्टली। यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रेन्स के जो थैलस होते हैं, एक कोशिकीय थैलस, वो डायरेक्टली बिहेव करते हैं गैमीट्स की तरह। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी एक प्लस स्ट्रेन और दूसरा माइनस स्ट्रेन। और ये जो दोनों अलग अलग स्ट्रेन से प्राप्त गैमीट्स हैं ये फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट आगे डेवलप होकर प्लांट का निर्माण करता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो आप क्लेमाइडोमोनास में देख सकते हैं। तो वहाँ तो एक ही सेल थी लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग प्लांट की सेल होती हैं या 2 अलग अलग थैलस के पार्ट होते हैं। एक प्लस स्ट्रेन होता है, दूसरा माइनस स्ट्रेन। दोनों ही गैमीट्स की तरह बिहेव करते हैं और आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से नया प्लांट डेवलप होता है।
एक है आइसोगेमी। आइसोगेमी, आइसो यानी इक्वल, गेमी यानी गैमीट्स। तो यहाँ पर इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर जो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक दूसरे के एकदम समान होते हैं, अर्थात उनकी आकार आकृति भी एकदम समान होती है और अंदर से फिजियोलॉजी भी उनकी एक जैसी होती है। इस प्रकार के गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो उनसे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और इन गैमीट्स को भी आइसोगैमीट्स कहा जाता है क्योंकि ये एकदम एक दूसरे के समान होते हैं और ये प्राय फ्लैजिलेटेड होते हैं। इस प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं वो भी प्राय फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में आप आसानी से देख सकते हैं। जब आप ये दोनों प्लांट पढ़ेंगे, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, तो वहाँ पर इसको और ठीक से स्टडी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और इसके बाद फिर जो जाइगोट होता है वो डेवलप होकर नए प्लांट को जन्म देता है। इस मेथड को कहा जाता है आइसोगेमी। अगला जो मेथड है वो है अनाइसोगेमी। इसके नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार में जो गैमीट्स होते हैं वो अनाइसो यानी अलग अलग प्रकार के गैमीट्स होते हैं। यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली दोनों ही तरीके से जो गैमीट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अर्थात एक गैमीट छोटा होता है तो दूसरा गैमीट बड़ा होता है और उनकी फिजियोलॉजी भी दोनों की डिफरेंट होती है। इसी वजह से ये दो अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं और इनका निर्माण भी अलग अलग गैमेटेंजिया में होता है। जो स्मॉल गैमीट्स होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, वो मेल गैमीट होते हैं, उनको माइक्रोगैमीट्स कहते हैं और ये संख्या में ज़्यादा होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, माइक्रोगैमेटेंजिया में डेवलप होते हैं। और दूसरे जो गैमीट्स हैं वो आकार में बड़े होते हैं, संख्या में एक प्राय एक होता है, एक कुछ में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी जनरली एक होता है। वो आकार में बड़े होने के कारण मैक्रोगैमीट कहलाते हैं, मैक्रोगैमेटेंजिया में उनका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली एकदम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो छोटा गैमीट होता है जिसे माइक्रोगैमीट कहते हैं वो मेल गैमीट्स होते हैं, संख्या में ज़्यादा, और जो बड़ा गैमीट होता है वो संख्या में कम, उसे फीमेल गैमीट या मैक्रोगैमीट कहते हैं। ये दोनों भी आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट फिर आगे डेवलप होकर नए प्लांट का निर्माण करता है। इस प्रकार से अनाइसोगेमी के द्वारा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट एल्गीज में आप होते हुए देखेंगे। एक एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास आपकी स्क्रीन पर लास्ट में नीचे दिखाया गया है। इसके बाद एक और मेथड जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप स्टडी करेंगे वो है ऊगेमी। ये सबसे विकसित प्रकार का जनन होता है। ऊगेमी जो होता है वो सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द मेल गैमीट और माइक्रोगैमीट्स आर फॉर्म्ड इन एंथ्रीडिया। यहाँ पर जो मेल गैमीट है जिसको माइक्रोगैमीट भी कहते हैं वो एंथ्रीडिया में बनता है। फीमेल गैमीट इज लार्ज, यूजुअली वन एंड फॉर्म्ड इन फीमेल स्ट्रक्चर ऊगोनियम। तो यहाँ पर दो बिल्कुल सेपरेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम में एग डेवलप होता है जिसे फीमेल गैमीट कहते हैं, एंथ्रीडियम में स्पर्म्स या मेल गैमीट डेवलप होते हैं। और इसके बाद ये जब दोनों डेवलप हो चुके होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के द्वारा इन दोनों में फ्यूजन होता है और फिर डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है और ये डिप्लॉयड जाइगोट फिर आगे फर्दर डेवलप होकर नए प्लांट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो अभी पिछला आपने मेथड डिस्कस किया था और इसमें डिस्कस किया था, यहाँ पर भी इतना तो आप समानता देख पा रहे हैं कि एक माइक्रोगैमीट होता है, दूसरा मैक्रोगैमीट होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो एकदम मेल और फीमेल डिफरेंट होती हैं। एक को एंथ्रीडिया, दूसरे को ऊगोनियम कहा जाता है और इन दोनों में मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स डेवलप होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होता है। प्रॉपर जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन की है। फर्टिलाइजेशन से ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और ये डिप्लॉयड जाइगोट आगे डेवलप होकर फिर एक नए प्लांट को जन्म देता है। तो इस प्रकार से इन 5 मेथड्स के द्वारा एल्गीज में ये जनन क्रिया संपन्न होती है। इन तीनों को एक
प्रतीकात्मक रूप में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी। यहाँ पर कुछ अंतर आपको नजर आएगा इस डायग्राम को देखकर। देखिए आइसोगेमी में दोनों गैमीट्स बिल्कुल सेम हैं, दोनों फ्लैजिलेटेड हैं। अनाइसोगेमी में दोनों गैमीट डिफरेंट हैं, दोनों फ्लैजिलेटेड हैं। ऊगेमी में बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों गैमीट्स में आकार में। मेल गैमीट बहुत छोटा है और फीमेल गैमीट काफ़ी बड़ा है। साथ में मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड होता है यानी मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। ये भी यहाँ पर क्लियर डिफरेंस है। तो इस डायग्राम को देखकर आप इन तीनों प्रोसेसेस जो मेन प्रोसेस हैं उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने एल्गीज में रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस डायग्राम में भी आप इन मेथड्स को बहुत स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो 3 मेथड्स जो डिफरेंट एल्गीज में यहाँ पर देखे गए वो थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अगला था सेक्सुअल जो कि मोस्ट एडवांस रिप्रोडक्शन होता है, वो भी एल्गीज में पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हमने कई आपको मेथड्स डिस्कस किए थे। एसेक्सुअल में लगभग 5 मेथड डिस्कस किए थे और सिमिलरली सेक्सुअल में भी हमने आपके साथ 5 मेथड्स डिस्कस किए। जब आप डिफरेंट एल्गीज की स्टडी करेंगे, डिफरेंट प्लांट पढ़ेंगे, तो यही मेथड वहाँ आपको प्रयुक्त होंगे, लेकिन इनका स्वरूप थोड़ा और एडवांस हो जाएगा और थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आपने समझ लिया। अब आप जब एल्गीज करेंगे तो वहाँ आपको इनको एक्सप्लेन करने में और समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप इस मेथड, ये जो मेथड्स हैं इनको एक बार ठीक से समझें, वीडियो को एक बार वापस से देखें और इसको ठीक से समझने का प्रयास करें ताकि आगे जब आप प्लांट पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।